जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एससीओ भारत के लिए इतना अहम क्यों है, एससीओ के सामने वर्तमान चुनौतियां क्या है, उस चुनौतियां का निपटारा कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एससीओ 2023 का जो मेजबानी है वो भारत कर रहा है। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज वर्चुअली तरीके से इसका होस्ट किया गया। इसमें पाकिस्तान, चाइना के साथ साथ रसिया का जो राष्ट्रपति पुतिन भी इसमें हिस्सा लिया। पुतिन के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए रहा मीटिंग क्योंकि उसके देश में हाल ही के समय में जो तख्ता पलट करने की कोशिश किया गया था, उसके बाद यह पहला मौका है जो किसी भी मीटिंग में किसी भी बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म पर सामने आया है। इसमें किन किन बातों पर ध्यान रखा गया, किन किन बात की होने की संभावना थी। तो पहला संभावना इस मीटिंग का यह था कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था वो पिछले 16 महीनों से जारी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय इसका नहीं निकल पाया है और दोनों देश पीछे हटने का भी तैयार नहीं है। तो यह संभावना इस पर रखा गया कि जल्द से जल्द दोनों के बीच जो समस्या है उसका निपटारा किया जाए। दूसरा समस्या अफगानिस्तान से रिलेटेड था कि अफगानिस्तान में आप सभी को मालूम है जब से वहां लोकतंत्रात्मक जो सरकार था उसे हटा के जब तालिबान का शासन आया तो उस समय से वहां भूखमरी की समस्या है और साथ साथ महिला की समस्या तालिबान सरकार में कुछ ज्यादा हो जाती है। महिला के साथ जाति बहुत ज्यादा किया जाता है। इन्हीं बातों पर, इन्हीं समस्या के निपटान के लिए इस एससीओ का जो मीटिंग में है इस पे राहत होने की संभावना की गई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो समस्या है इसमें क्या होगी, राहत होगी। और तीसरा मुख्य बात इन बातों पर संभावना था कि मोदी जी हाल ही के समय में यूएसई का जो राजकीय यात्रा किए थे, इसमें रूस, चीन और पाकिस्तान का एकदम पैनी नजर था कि क्या कारण है कि भारत अमेरिका के इतने करीब आ रहा है। और यहां तक कि इस जब पैनी नजर में पाकिस्तान का एक अलग ही बयान अपना आ गया। पाकिस्तान ने बयान दिया था और यहां तक कि इस पे सवालिया निशान भी खड़ा किया कि भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस डील किया गया था उसके विरुद्ध में भी पाकिस्तान के द्वारा सवाल खड़ा किया गया था। तो मुख्य रूप से इन तीन बातों पर ध्यान दिया गया, होने की संभावना था। अब हम लोग समझते हैं कि जो मेन टाइटल हम लोग को समझना था कि ये भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भारत के लिए सबसे पहला जरूरी ये एससीओ इसलिए हो जाता है कि आप सभी को मालूम है कि भारत हमेशा से आतंकवाद के मुद्दा पे क्या होता है कि वो एक मंच खोजता है कि कहां आतंकवाद के विरुद्ध वो बयान दे, आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाए। तो भारत को ये आवाज उठाने के लिए एक प्रॉपर मंच प्रदान करता है। यानी एससीओ क्या है कि भारत के लिए आतंकवाद के विरुद्ध में प्रश्न उठाने के लिए एक मंच साझा करता है और इसके साथ साथ सुरक्षा से भी कोई जुड़ा कोई मुद्दा है तो उसके बाद दोनों के बाद भारत मजबूती से रख सके, इसके लिए वह यह एक मंच उपलब्ध कराता है। तो मूल रूप से भारत का एससीओ का यही अहम महत्वपूर्ण क्या है, जरूरत है। अगर पूरे जरूरत के बांटा जाए तो भारत के मूल रूप से तीन जरूरत है जो एससीओ उसको भारत को खास बनाता है। पहला जरूरत है कि एससीओ में रूस है, तो रूस से रिश्ता आप सभी को मालूम है कि भारत रूस का हमेशा से सदाबहार मित्र रहा है। तो रूस से रिश्ता अच्छा हो तो ये एससीओ के लिए जरूरी है। दूसरा होता है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि चाइना तथा पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चाइना की एक विस्तारवादी नीति है, तो उस पर कंट्रोल करना, जवाब देना, और पाकिस्तान की नीति से आप सभी वाकिफ हैं। ये इत्यादि चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये भारत को क्या करता है, एक मंच उपलब्ध कराता है। और तीसरा मुख्य बात है कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें से आप तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिएगा तो बाकी का जो 4 देश है वो 4 देश एससीओ का मेंबर है। तो इस देश के साथ भारत अपना क्या करे कि भारत क्या करना है, उसके साथ सहयोग करना चाहता है। लेकिन भारत के साथ समस्या क्या है कि आर्थिक संबंध मजबूत करने में कि डायरेक्ट भारत का इस मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी नहीं है। कारण, और एक तो कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं है और दूसरा कारण है कि चीन जो है इस इलाके पर, यानी चीन का प्रभुत्व इस इलाके पे कुछ दबदबा ज्यादा है, जिसके कारण भारत अपना आर्थिक विस्तार यानी आर्थिक संबंध को मजबूत करने में क्या होता है, थोड़ा उसके लिए भारत के लिए मुश्किल काम हो जाती है। लेकिन जब से भारत इस एससीओ में 2017 में शामिल हुआ है तब से भारत का व्यापार इस मध्य एशियाई क्षेत्र पे बढ़ा है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल एशिया भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य एशियाई जो देश हैं वहां दुनिया का जो कच्चा तेल और गैस का भंडार लगभग 45%, यानी पूरे दुनिया में जितना कच्चा तेल और गैस का भंडार है उसका 45% हिस्सा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो सेंट्रल एशिया करता है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका उपयोग नहीं हो पाता है। भारत इसका फायदा क्या उठाएगा कि भारत में जो ऊर्जा की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो भारत जो है इसका जो भंडारण है मध्य एशिया का, तो उसका भारत अपने जरूरत को पूरा करने के लिए मध्य एशिया से क्या मंगा सकता है, तो तेल एवं गैस का भंडार मंगाकर अपने ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि एससीओ के सामने चुनौतियां क्या क्या, इतना चीज भारत के लिए इतना अहम है, ये बात तो हम जान लिए। क्या क्या महत्वपूर्ण भारत के लिए मंच साझा करता है इसके बारे में तो जान लिए। लेकिन
अभी हमने चर्चा किया था शुरुआत में कि इसके संबंध में इसके सामने वर्तमान में अनेक चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां क्या है? जैसे सबसे पहला चुनौतियां हो जाती है कि एससीओ को की एकजुटता को लेकर उठते सवाल। जैसे एससीओ का जितना भी मेंबर है तो उसके एकजुटता पर हमेशा सवाल उठता है। जैसे यहाँ पे जो भी सर्किल में है वो उसका एससीओ का परमानेंट मेंबर है, और बाकी का जो कंट्री मंगोलिया, अफगानिस्तान, ईरान और बेलारूस ये ऑब्जर्वर कंट्री में आता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो सर्किल में है वो इसके देश है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, आपको दिखाने का मैं प्रयास ये करूंगा कि देखो इस देश में इंडिया है, चाइना है और पाकिस्तान है। इस संगठन में, जिस संगठन में पाकिस्तान और चाइना हो, और पाकिस्तान और चाइना का संबंध इंडिया से क्या है आप सबको मालूम है, तो एक संगठन में दोनों होने के कारण हमेशा विवाद होती रहती है। चाहे चाइना के साथ सीमा विवाद हो, बीआरआई प्रोजेक्ट हो, पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद हो, इसके कारण कभी भी ये प्रॉपर रूप से ये संगठन ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। और यहाँ तक कि जो 4 देश आपको मध्य एशिया में मिलेंगे, जैसे कजाकिस्तान हो गए, उज्बेकिस्तान हो गए, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इनको अपने बीच में, इनको अपने आप में अब एक साथ इन लोगों का क्या चलता है? विवाद चलता है। तो विवाद इसमें सबसे जितने भी देश हैं तो सबका तो आपस में विवाद है। तो कोई प्रॉपर काम करने में, कोई संगठन को आगे बढ़ाने में ये क्या करता है? विवाद इसे पीछे ढकेलता है। तो ये इसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। यही कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा यह रीजनल संगठन है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन होने के बावजूद यह यूरोपियन यूनियन तथा नाटो जैसा ताकतवर देश नहीं बन पाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये नाटो और यूरोपियन देश का चर्चा आप क्यों किए? क्योंकि जब एससीओ का स्थापना हुआ था तो इसका मूल उद्देश्य, और वर्तमान के परिदृश्य से देखा जाए तो इसे जो है नाटो का, यानी अमेरिका समर्थित नाटो जो है एक सैन्य संगठन, उसका प्रतिद्वंदी माना जाता है। और हम नाटो से अगर तुलना करें तो देखो, जहां तक नाटो पर अमेरिका का आधिपत्य है, और वही अगर हम चीन पर देखेंगे तो चीन पर, एससीओ पर देखेंगे तो चीन का दबदबा है। तो एक तरफ नाटो है और एक तरफ एससीओ है, और भारत जो है क्वाड का मेंबर है। अब देखो यहाँ पे इस गेम को देखिएगा कि भारत एससीओ का मेंबर है, तो एससीओ का मेंबर होने के कारण यह नाटो का प्रतिद्वंदी है, और नाटो का प्रतिद्वंदी एक तरह से अमेरिका विरोधी, यानी भारत यहाँ पे अमेरिका विरोधी है। और दूसरे क्षेत्र से आप देखोगे तो भारत क्वाड का मेंबर है, जिस क्वाड में अमेरिका है, और यह क्वाड जो है चीन विरोधी है। यानी एक प्रकार से चाइना विरोधी और अमेरिका विरोधी, दोनों ही गुट में कौन शामिल है? भारत। तो क्या भारत किसके पक्ष में जाएगा? तो इसके लिए हाल ही के दिनों में जयशंकर प्रसाद ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उनका कहना है कि भारत किसी भी एक के साथ बंधा, भारत जो देश है किसी भी एक देश के साथ बंधा नहीं रह सकता। भारत का वो हित ही नहीं है उसमें छिपा हुआ। भारत जो है कई देशों के साथ रहना पसंद करता है। तो यह भी जो वर्तमान में चुनौतियां था, चीन का दबदबा, पाकिस्तान, अमेरिका का दबदबा के बारे में देखा। अब हम लोग थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में इतिहास देखें कि एससीओ बना क्यों था, तो एससीओ 1996 ईस्वी में 5 देश मिलकर इसका निर्माण किया गया था। उस समय इसका नाम संघाई 5 था। उसमें रसिया था, चाइना था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। लेकिन 2001 ईस्वी में क्या हुआ कि इसमें एक देश उज्बेकिस्तान, मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान मिलकर इसका नामकरण हो गया संघाई सहयोग संगठन। फिर भारत इसका जो पहले था ऑब्जर्वर कंट्री में, भारत जो पूर्णकालीन इसका मेंबर बना है, तो 2017 में सिर्फ भारत ही नहीं बना है, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इसका बना है, तो 2017 में। तो वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हो गए? तो 8 सदस्य हो गए। लेकिन आज के डेट में जो पहले देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर देश में एक ईरान शामिल था, तो ईरान को भी इसमें शामिल करने के लिए मोदी जी ने क्या कर दिया है? उसका आह्वान कर दिया है। तो आज के डेट में हम देखेंगे कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 9 हो जाएगी। अब देखेंगे कि इसका क्या योगदान है। अगर पूरे वैश्विक स्तर पे देखें, तो वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो इसमें पूरे वैश्विक स्तर पे लगभग पूरे जनसंख्या का 40% जो है प्रतिनिधित्व अकेले एससीओ करता है। क्यों नहीं करे? जिसमें चाइना और भारत हो तो उसमें जनसंख्या का पूछना ही क्या। कुल अगर हम वर्ल्ड जीडीपी की बात करेंगे अर्थव्यवस्था में, तो लगभग 25% जीडीपी का योगदान है। अगर हम लोग भूमि की बात करेंगे तो 1/3 यानी लगभग 33% भाग ये लैंड का प्रतिनिधित्व करता है। और मुख्य बात ये करेंगे कि इसमें 4 देश ऐसे हैं, यानी इस संगठन का 4 देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न है, जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया और पाकिस्तान हो गया। और साथ ही साथ अगर हम पूरे वैश्विक स्तर पे अर्थव्यवस्था की बात करें तो इंडिया, रसिया और चाइना ये अभी वर्तमान में देखेंगे तो पूरे वैश्विक स्तर पे महाशक्ति बना हुआ है। यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सैन्य के लिहाज से इत्यादि के क्षेत्रों में इसमें जो 3 ऐसे कंट्री है जो अलग ही महाशक्ति बना हुआ है। परमाणु क्षेत्र में 4 देश। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि एससीओ का कितना महत्व है इसमें रहने वाले देशों का। अगर देशों को कुल मिलाकर देखें एससीओ में, तो भारत, चीन, रसिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और क्या है? किर्गिस्तान। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान में एससीओ भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में आप लोगों ने समझा। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर